नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से स्टडी विद एहसान यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 का पूरे 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और दिए जाने वाले 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका पहला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, वो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, वो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। यानी पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद कर लेना है, 1/r होता है इक्वल टू 1/r1, 1/r2, 1/r3 होता है। क्या होता है? 1/r3 होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? प्यारे बच्चों, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा, वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर जूल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 3.6 इंटू 10 की पावर जूल होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पूछा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? प्यारे बच्चों, ये आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/f होता है, 1/v होता है, प्लस 1/u होता है। आपसे एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों, आपसे एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये तो दर्पण सूत्र पूछा है, आपसे पूछ लिया जाता है कि लेंस का सूत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों, लेंस का सूत्र पूछ लिया जाता है तो वो आपको होता है 1/f इक्वल टू 1/v/1 माइनस 1/u होता है। क्या होता है? 1/u होता है। और आप लोग ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके ये ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो आपसे न छूटे। तो कृपया याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपके 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस किसका निर्माण करता है? उत्तल लेंस किसका निर्माण करता है? प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, वो होता है वास्तविक और आभासी दोनों होता है। क्या होता है? वास्तविक और आभासी दोनों होता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, आपको लगाना है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए और अलग से मैं कुछ बताता हूं। आपसे पूछा जाता है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, यह भी पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का भी पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यह भी आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और शक्ति का एसआई मात्रक आपको पूछ लिया जाता है, वो होता है वाट होता है। और आपसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ लिया जाता है तो वो होता है ओम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम होता है। तो जो मैं अलग से बताऊंगा वो आप लोगों को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और साथ में याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न ऐसा आपके देखने को मिले तो आप
आपसे न छूटे। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 220 वोल्ट पर 1000 वाट के गीजर से बहने वाली धारा कितनी होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 220 वोल्ट पर 1000 वाट की गीजर से बहने वाली धारा कितनी होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो प्यारे बच्चों आपसे यानी आई पूछा है, क्या पूछा है, धारा आपसे तो प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है 220 वोल्ट पर 1000 वाट के गीजर से बहने वाली धारा कितनी होगी। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, एक फार्मूला होता है P इजकल टू वी आई होता है। क्या होता है, P इजकल टू वी आई होता है, यानी P से आपका होता है पावर यानी शक्ति होता है, और V से वोल्ट होता है, और I से धारा होता है। तो आपसे पूछा है धारा क्या होगा, तो आपका P का मान दिया है 1000 दिया है, और V का मान दिया है 220 वोल्ट दिया है, और आपसे I पूछा है। क्या पूछा है, I पूछा है। तो आपका हो जाएगा 1000 ये हो जाएगा, और ये 1000 ये हो जाएगा, और 220 वोल्ट नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट नीचे आ जाएगा, और आई को हम ऐसे ही रखेंगे। एक जीरो से आपका एक जीरो खत्म हो जाएगा। 22 से 100 मार्क भाग देंगे, 22 चौका 88 होता है, और बच जाएगा 12 बच जाएगा, तो यहाँ रखेंगे तो 120 हो जाएगा, और 22 में 120 से भाग देंगे तो 22 पचे होता है आपका, 22 दूना 44 होता है, और 88 में और 22 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 22 पचे 100 होता है, 22 पचे। तो प्यारे बच्चों 22 पचे 110 होता है, तो आपको 110 हो जाएगा, और आपका बच जाएगा 10, तो 22 चौका 88 हो जाएगा, यानी लगभग हम कहें तो 4.54 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये इस फार्मूला से याद कर लेना है। आप 220 वोल्ट से 1000 में भाग देंगे तो आपका लगभग 4.54 एम्पियर आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिएगा कॉपी में, ताकि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले तो आप बना सके, और आप इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। विद्युत धारा का वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा है धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, आपको याद कर लीजिएगा। तो ये किए थे ऑस्ट्रेड ने। किसने किया था, ऑस्ट्रेड ने, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो विद्युत मोटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है चुंबकीय परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नहीं, सॉरी गलती हो गया, मिस्टेक थोड़ा, सॉरी स्टूडेंट, सबको थोड़ा ये नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है, चुंबकीय बल होगा। क्या होगा दोस्तों, चुंबकीय बल होगा। आप लोग चुंबकीय बल सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आपके फोन के स्क्रीन पर अपसारी लेंस को और क्या कहते हैं, यानी अपसारी लेंस को और क्या कहते हैं, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा अपसारी लेंस को और किन नामों से जानते हैं। तो अपसारी लेंस को आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, उसको हम हमेशा आपको पता होगा, उसको बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस को हम हमेशा अवतल लेंस बोलते हैं। और आपसे एक और
आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अभिसारी लेंस को हम किस नाम से जानते हैं, अभिसारी लेंस के किस नाम से हम जानते हैं, तो आपको याद कर लीजिएगा, वो हमको कहते हैं उत्तल लेंस को। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को हम नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है, तो आप लोग इसे दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि परावर्तन के नियम किस पर लागू होता है। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर बताना है, केवल दर्पण पर लागू होता है। क्या होता है? केवल दर्पण पर लागू होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो प्यारे बच्चों वो होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। R1 बराबर R1 प्लस R2 होता है। क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 भी हो जाएगा। इसके आगे आप R3 भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी याद करके चलिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होता है। लो आपने अभी मैंने वो शायद 8 क्वेश्चन में बताया था आपको समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होता है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों होता है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। यह भी बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है। मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आपका रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने 70 में से आप 40 सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, और आप 70 में से 40 नहीं सही कर पाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत और मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़कर जाइएगा, आपके यहां से ही प्रश्न आपको देखने के एग्जाम में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की गति का निर्वात में क्या होती है, आपसे पूछा है प्रकाश की गति निर्वात में क्या होती है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको याद कर लीजिएगा, तो वो होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओम का नियम कहता है, ओम का नियम क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों ओम का नियम कहता है V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है। आपको याद कर लीजिएगा, V बराबर IR होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा किससे किस ओर होती है। आपको क्वेश्चन पूछा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा किससे किस ओर होती है, आपको बताना है। तो हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा, वो होता है उत्तर से दक्षिण बाहर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहाँ प्रयोग होता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहाँ प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत अपघटन में प्रयोग होता है। किसमें होता है? विद्युत अपघटन में होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो वो होता है आपतित किरण परावर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपतित कोण। आपसे इसका परिभाषा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतित कोण तीनों एक ही बराबर में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपतित कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 ओम प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है 1 ओम प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, जितना एक प्रतिरोध होगा उतना ही धारा बहेगी और उतना ही
वोल्ट उसमें लगेगा। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र आपसे पूछा है, विद्युत शक्ति का सूत्र आपसे पूछा है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको सूत्र याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ इससे आपके एग्जाम में थ्योरी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारा देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रहेगा तो आप थ्योरी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। ये बहुत ज्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो ट्रांसफार्मर चैप्टर है वो बहुत ज्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों कार्य करता है एसी पर, यानी एसी पर कार्य करता है। आपको एक और एग्जाम में पूछ लिया जाता है एसी और डीसी में अंतर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अगला जब मैं वीडियो लाऊंगा तो एसी और डीसी में अंतर जरूर बताऊंगा। आप लोग के एग्जाम में ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, तो एसी पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर गर्मी किस नियम से निकलती है। निम्नलिखित में से किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर गर्मी किस नियम से निकलती है। तो प्यारे बच्चों वो निकलती है जूल के नियम से। किसके नियम से, जूल के नियम से। यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रंगीन टीवी में कौन सी 3 प्राथमिक रंगों की किरणों प्रयोग होती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है रंगीन टीवी में कौन सी 3 प्राथमिक रंगों की किरणें प्रयोग होती है। तो प्यारे बच्चों होती है लाल हरा नीला होता है। क्या होता है, लाल हरा नीला होता है। आपको आंसर ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है मानव का आंख निकटतम बिंदु क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है मानव आंख का निकटतम बिंदु क्या होता है। ये तो कई बार वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो आपको याद कर लेना है वो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है। और आप दूर तक देखते हैं तो अनंत तक भी होता है। ठीक है, ये न्यूनतम है। निकटतम बिंदु मतलब हम निकटतम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर उसका जड़त्व क्या होगा। किसी वस्तु का आप द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो उसका जड़त्व क्या होगा आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों उसका जड़त्व होता है बढ़ेगा। क्या होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर उसका जड़त्व भी बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान क्या होता है। आपसे प्रश्न पूछा है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है। प्यारे बच्चों आपको आंसर बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको पूछा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। यानी 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे एक और एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। क्या होता है, सीजीएस मात्रक। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो आपको याद कर लेना। डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में आपको पूछ लिया जाता है तो डाइन होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो मैं अलग से बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आप लोग एक साइड में नोट्स बना लीजिएगा और उस कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था आपको बताना है। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो किसने दिया था, तो वो दिए थे जूल साहब ने। किसने दिया था, जूल साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वाष्प में बदलना कौन सी ऊष्मा कहलाती है आपको बताना है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर
पानी का वाष्प में बदलना कौन सी ऊष्मा कहलाती है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो कहलाती है गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है, यानी ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक हर्ट्ज बराबर कितना होता है आपको बोलना है। ये बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि मैं सारा इंपोर्टेंट प्रश्न इसके 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रखा हूं। आप लोग इसको पढ़ कर जाइएगा। आप यहां से आपके कम से कम 70 VVI ऑब्जेक्टिव में से 40 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो एक हर्ट्ज बराबर कितना होता है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो होता है 1 सेकेंड में एक दोलन होता है। क्या होता है? 1 सेकेंड में एक दोलन होता है, यानी 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगी है आपको बताना है। जो ध्वनि तरंग है वो किस प्रकार की होती है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है? वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगे, जो प्रकाश होती है, प्रकाश तरंगे वो कौन सी तरंगे होती है, आपसे क्वेश्चन ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको वो याद करके चलना है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ये आपके याद करके चलना, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है आपको बताना है। ध्वनि का वेग जो होता है वो वायु में कितना होता है। तो प्यारे बच्चों होता है 343 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी ए नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव का कान किस आवृत्ति से सुन सकता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये महा VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्योंकि ये महा VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये तो पूछेगा 100% मैं बता देता हूं आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। मानव का किस आवृत्ति से माने हम सुन सकते हैं, कितने आवृत्ति से हम सुन सकते हैं आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक हम सुन सकते हैं। उससे ज्यादा जाएंगे तो हम जो जानवर वगैरह होता है वो सब सुन सकता है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है, ये बहुत अच्छे से आप प्रश्न को याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तांबा, लोहा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। तो प्यारे बच्चों वो बना होता है आपको हमेशा टंगस्टन का बना होता है। किसके बना होता है? टंगस्टन का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर है भूकंप से उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि भूकंपीय तरंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबक का उत्तर ध्रुव पृथ्वी के किस ध्रुव की ओर आकर्षित करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चुंबक का उत्तर ध्रुव पृथ्वी के किस ध्रुव की ओर आकर्षित करता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि भौगोलिक दक्षिण में प्रवेश करता है, ध्रुव पर होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 न्यूटन मीटर होता है किसके बराबर होता है। जो 1 न्यूटन मीटर होता है वो किसके बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों वो होता है 1 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है न्यूटन का दूसरा गति का नियम किस पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। मैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा हूं जो आपके एग्जाम में बनेगा, मैं वही क्वेश्चन रखा हूं। आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा ताकि आपसे वीडियो गुम ना हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये महा VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न
100% देखने को मिलेगा। तो न्यूटन का दूसरा गति का नियम किस पर आधारित है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो वो होता है बल और त्वरण के आधारित होता है। किस पर? बल और त्वरण पर आधारित होता है। न्यूटन का दूसरा गति का नियम बल और त्वरण पर आधारित है। तो अगला प्रश्न है ध्वनि को परावर्तित कर दूरी नापने की विधि क्या कहलाती है? ध्वनि को परावर्तित कर दूरी नापने की विधि क्या है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चे वो होता है रडार होता है। क्या होता है? रडार होता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा किससे नहीं प्रवाहित हो सकती है? ऊष्मा किससे नहीं प्रवाहित हो सकती है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। वो होता है निर्वात से चालन। किससे? निर्वात से चालन। यानी 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द्रव का घनत्व बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा? द्रव का घनत्व बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा? तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, आप द्रव का अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। यानी बी नंबर को आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो डैश डैश आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है इसका आगे क्या होगा। तो किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो उस पर कोई बल नहीं कार्य करता है। आपको यह प्रश्न याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? परमाणु का नाभिक किससे बना होता है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों परमाणु का नाभिक वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कारक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस उपकरण से प्रयोग होता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस उपकरण में प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर बताना है। तो सभी स्टूडेंट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक रहता है तो हमको भी पढ़ाने में मजा आता है और आप भी पढ़ने में आपको भी मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों आपको इसका आंसर 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत मोटर है। क्या है? विद्युत मोटर है। ओके जी, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और उत्तर देते चलिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिए इसका क्या होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है किसके कारण? पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है किसके कारण करती है? तो प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है। चलिए अगला प्रश्न है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर रहता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर रहता है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आपको बताए वो रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। आपको यह प्रश्न याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन है। हम 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे जानना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको यह बताना है 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ज्वार भट्टा का कारण क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा है ज्वार भट्टा का कारण क्या है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो होता है चंद्रमा का गुरुत्व। क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्व होता है। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश किसे से बना है? श्वेत प्रकाश किससे बना है, आपको बताना है। तो श्वेत प्रकाश आपको बताना है वो 7 रंगों से बना होता है। क्या होता है? 7 रंगों से बना होता है। जैसे हम बोलते हैं वैजाहीन पीलाना, वैसे बोलते हैं ना, तो 7 रंगों में विभक्त होके बनता है। तो अगला प्रश्न है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछे इंद्रधनुष बनने का कारण क्या हो, तो वो होता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण ही आपको इंद्रधनुष देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो कहलाता है हर क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया बल, यही कहलाता है तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रेरण की खोज किसने किया था? आपको बताना है विद्युत प्रेरण की खोज किसने किया था? वो फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। यानी 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में होती है? सूर्य
में से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में होती है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा व प्रकाश होता है। क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु उपयुक्त है? निम्नलिखित में से अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु उपयुक्त है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो होता है इस्पात। क्या होता है? इस्पात। यानी 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 57 नंबर प्रश्न करा एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र कौन सा कहलाता है? यानी एसी को डीसी में बदलने वाले को यंत्र क्या कहते हैं आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो कहते हैं, वो हम कहते हैं किसको कहते हैं? डायोड को कहते हैं। किसको? डायोड को कहते हैं, जो एसी को डीसी में बदलता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके एक्स किरणें की खोज किसने किया था? ये भी महा वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपको ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग इस प्रश्न को नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिए ताकि ये प्रश्न आपको हमेशा याद रहे और एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिले तो आप से न छूटे। तो एक्स किरणें की खोज किसने किया था आपको बताना है। तो वो किए थे, किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है आपके सामने, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? किसने किया था? रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था आपको बताना है। तो वो किए थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेक्वेरल ने किया था। किसने किया था? वेक्वेरल ने किया था। तो अगला प्रश्न है 60 नंबर क्वेश्चन को आंसर आपको बताना है, विद्युत धारा की तीव्रता किससे नापी जाती है? विद्युत धारा की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो प्यारे बच्चों एमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? एमीटर से नापी जाती है। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ध्वनि किस माध्यम में चल सकती है? सबसे अधिक ध्वनि किस माध्यम में चल सकती है? वो ठोस में चल सकती है। ठोस से फिर द्रव में चलेगी, फिर गैस में चलेगी। सबसे पहले ठोस में चलेगी। सबसे अधिक ठोस में चलती है। किस में चलती है? ठोस में चलती है। तो आप लोग ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ध्वनि सुनने में समयांतराल कम से कम कितना होना चाहिए ताकि गूंज सुनाई दे? आपको आंसर बताना है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि 0.1 सेकेंड से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके फोन के स्क्रीन पर 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक गर्म क्यों होता है? आज से बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्युत धारा का प्रवाहित होने पर चालक गर्म क्यों होता है आपको बताना है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। क्या होता है? धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होता है आपको बताना है। 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होता है? वो 4200 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर? 4200 जूल के बराबर होता है। आपको याद कर लेना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के आने वाला है। तो अगला प्रश्न है, बल्ब के तंतु के चारों ओर कौन सी गैस भरी जाती है? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर बताना है। बल्ब के तंतु के चारों ओर कौन सी गैस भरी जाती है? वो नाइट्रोजन भरी जाती है। किसमें भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। यानी 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने पर धारा क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट होने पर धारा बहुत बढ़ जाती है। क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा है, बिजली गिरने की सुरक्षा के लिए आपसे क्या लगाया जाता है? तो फ्यूज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फ्यूज तार का हम प्रयोग करते हैं। तो अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस अम्ल होता है। यानी 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यकता है आपको बताना है। तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है प्यारे दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, मानव में श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है आपको बताना है। क्या बताना है? मानव में श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यकता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको यह भी बताना है कि आपने 70 में से आपको कितना सही किए हैं। आपने 40 अगर सही किया होगा तो आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन है, और 40 नहीं सही हुआ होगा तो आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।